नमस्कार दोस्तों। कैसे हो सभी? चलो आ जाओ। हम आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पर स्वागत करते हैं दोस्तों। और आज हम कक्षा करने जा रहे हैं हिंदी के साहित्य की, जो कि आदिकाल के बारे में पढ़ रहे हैं। आदिकाल की इससे पहले हमने दो कक्षाएं बना दी दोस्तों, आज तीसरी कक्षा है। इससे पहले हमारे चैनल पर बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आज की कक्षा को हम यहीं से शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। तो दोस्तों, ठाकुर शिव सिंह सरोज के ग्रंथ के बारे में बात करेंगे। ठाकुर शिव सिंह सरोज ने शिव सिंह सरोज नाम से एक ग्रंथ लिखा दोस्तों 1883 के अंदर, प्रकाशन वर्ष। और इसके अंदर क्या है दोस्तों, 1883 ईस्वी में शिव सिंह सेंगर ने इस ग्रंथ की क्या है रचना की है। कुल कवियों की बात की जाए तो दोस्तों 998 है, जो कि लगभग 1000 माने जाते हैं। और इसके साथ हम देखते हैं कि इन्होंने जो है हिंदी का प्रथम कवि जो है पुष्पदंत को माना है। और पुष्पदंत क्या है, जो कि अपभ्रंश के कवि है दोस्तों। ठीक है, इसके साथ हम आगे चलेंगे। आगे हम देखते हैं कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो इनके ग्रंथ को क्या कहते हैं, एक वृत्त संग्रह कहकर पुकारते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपने पक्का ध्यान रखना है। इसके बाद हम चलते हैं अगले राइटर पर, जो कि जॉर्ज ग्रियर्सन है। जॉर्ज जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन जो इनका पूरा नाम है। तो इसके ऊपर हम देखते हैं दोस्तों, इनका जो ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है दोस्तों द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यानी कि मैंने तो इसको ऐसे याद रखा है, जो ऑफ हिंदुस्तान है वो तो ग्रियर्सन का है, और जो द हिंदुस्तान है वो गारसा दत्तासी का है। तो इसकी भाषा दोस्तों अंग्रेजी है, और गारसा दत्तासी के जो ग्रंथ है उसकी जो भाषा है वो फ्रेंच है दोस्तों। इस ग्रंथ के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 952 कवियों का जो है वर्णन किया गया है दोस्तों, जिसके अंदर 886 कवियों की बात की जाए तो वो दोस्तों यानी कि वो उसी के अंदर से लिए गए हैं। यानी कि शिव सिंह सरोज जो ग्रंथ है, जो इससे पहले पढ़ा है, उस ग्रंथ के अंदर से इन्होंने जो उठाए, यानी कि शिव सिंह सरोज जो शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ है उसके अंदर से लिए गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं शेष क्या है, 66 है। यानी कि 886 तो इन्होंने शिव सिंह सरोज में से ले लिए, और 66 कवि इन्होंने नवीन नए लिए हैं। इसके साथ क्या है दोस्तों कि टोटल 952 कवियों का इन्होंने जीवन वृत्त का वर्णन किया है। इसके बाद हम बात करेंगे काल विभाजन का, इन्होंने पहला प्रथम प्रयास है दोस्तों। इससे पहले काल विभाजन का प्रयास नहीं किया गया दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, इन्होंने जो है अपने जो काल विभाजन है पूरे ग्रंथ को क्या है 12 अध्यायों में बांटा है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे आगे, ये जो ग्रंथ है इन्होंने 16वीं और 17वीं शताब्दी के युग को इन्होंने, अर्थात यानी कि भक्ति काल के युग को इन्होंने क्या है स्वर्ण काल की संज्ञा दी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी ने याद रखना है दोस्तों। और इसके साथ क्या है, ग्रियर्सन की ये एक महत्वपूर्ण क्या है उपलब्धि है। आगे हम बात करेंगे, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी को अंग्रेजों के द्वारा क्या है आविष्कृत भाषा माना है। तो आपने ध्यान देना है, हिंदी हिंदी को अंग्रेजों के द्वारा आविष्कृत भाषा किसने माना है, तो ग्रियर्सन ने माना है। आगे हम देखते हैं दोस्तों, यानी कि ग्रियर्सन क्या करते हैं, ग्रियर्सन ने गोस्वामी तुलसीदास पर कुल कितने हैं 12 निबंध लिखे हैं। तो ये आपने ध्यान देना है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो क्या कहते हैं, जो इनके ग्रंथ को कहते हैं कि एक बड़ा वृत्त संग्रह कहकर पुकारते हैं। यानी कि शिव सिंह सरोज को इन्होंने वृत्त संग्रह कहा, और ग्रियर्सन के ग्रंथ को इन्होंने यानी कि बड़ा वृत्त संग्रह कहा। और मिश्र बंधुओं की बात करेंगे दोस्तों आगे हम, यानी कि मिश्र बंधु जो कि 3 भाई थे, इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, मिश्र बंधु विनोद की दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे ये 3 भाइयों के नाम क्या क्या है, तो श्याम बिहारी है, गणेश बिहारी है, और सुखदेव बिहारी है। ठीक है, तो इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। और इस इतिहास ग्रंथ में क्या है, 4 भागों में इस ग्रंथ ग्रंथ को क्या है विभाजित किया गया। विभाजित मतलब 4 भागों में, 4 खंडों में ये जो है ग्रंथ जो है प्रकाशित हुआ है दोस्तों। तो इसके जो प्रथम जो 3 खंड है वो तो दोस्तों 1913 के अंदर प्रकाशित किए गए हैं, और जो चौथा खंड है वो दोस्तों वो 1934 के अंदर प्रकाशित हुआ है। ठीक है, ये आपने बात ध्यान देनी है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा है देखो, यानी कि प्रथम 3 जो भाग है उसका प्रकाशन जो है वो 1913 में किया है मिश्र बंधु विनोद का। इसके बाद जो चौथे भाग का जो है वो 1934 में प्रकाशन हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, कवियों की बात करते हैं, क्योंकि कुल कवि इन्होंने जो है लगभग 5000 कवियों को शामिल किया है। टोटल अगर एक्यूरेट पूछा जाए तो 4591
जो कवि है, और लगभग में पूछा जाएगा तो दोस्तों 5000 कवियों का वर्णन जो है इन्होंने अपने ग्रंथ में किया है। इसके साथ हम आगे बात करेंगे दोस्तों, इस ग्रंथ की जो रचना है उसके अंदर क्या है, 2250 पृष्ठ है। जो जो इनका ग्रंथ है वो एक बहुत बड़ा क्या है ग्रंथ है, जिसके अंदर क्या है 2250 पेज है, रचना की 50 पेज है शामिल किए हुए, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे, संपूर्ण ग्रंथ को क्या है 8 काल खंडों में बांटा है। यानी कि अभी हमने पढ़ा कि ग्रियर्सन ने जो है काल विभाजन का प्रथम प्रयास किया था, ठीक है, जिन्होंने किया है 12 भागों में काल विभाजन को बांटा है। इसके बाद हम बात करते हैं तो मिश्र बंधुओं की, तो मिश्र बंधुओं ने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद लिखा है, जिसको 2250 पृष्ठ हैं। इसके अंदर 5000 कवियों का शामिल किया गया है। इसके अंदर इसके 4 भाग हैं, जो कि एक 3 भाग, जो पहले 3 भाग है वो 1913 के अंदर संपादित होते हैं, 1934 के अंदर चौथा भाग संपादित होता है। इन्होंने जो है कालखंडों में जो है 8 कालखंडों में जो है पूरे ग्रंथ को बांटा है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कि नामकरण जो इन्होंने है ना, वो क्या है, आरंभिक काल कहा है किसको, मिस्र बंधुओं ने आदि काल को, है ना, ठीक है। आदि काल को मिस्र बंधुओं ने क्या कहा है, आरंभिक काल कहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये सभी ने ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी महत्ता को स्वीकार करते हुए, यानी कि इस ग्रंथ की महत्ता को स्वीकार करते हुए वो कहते हैं कि भाई कवियों की परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिस्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने अपना ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, तो उसमें वो लिख रहे हैं कि कवियों के परिचयात्मक विवरण, जो उनका परिचय है कवियों का, वो मैंने है जो प्राय जो है मैंने मिस्र बंधु विनोद से ही लिया है दोस्तों। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधुओं को बड़ा भारी, मिस्र बंधु विनोद को क्या है, बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहकर पुकारा है। तो आपने ये बहुत ही ध्यान देना है कि वृत्त संग्रह किसको कहा है, बड़ा वृत्त संग्रह किसको कहा है, और बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह किसको कहा है, तो ये आपने ध्यान देना है। मिस्र बंधुओं को इन्होंने कहा है कि मिस्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता के रूप में इन्होंने माना है दोस्तों। यानी कि इन्होंने कहा है कि मिस्र बंधु जो ग्रंथ लिखा है, मिस्र बंधु 3 भाई थे जिन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ इस ग्रंथ को लिखा है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं अभी, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, यानी कि शुक्ल जी की बात करेंगे अभी। तो शुक्ल जी ने क्या है, रचना जो है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है इन्होंने। यानी कि इन्होंने जो अपना ग्रंथ है वो 1929 के अंदर लिखा है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, जो ये ग्रंथ जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है 1929 के अंदर लिखा है, ठीक है। और इस ग्रंथ का नाम क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। और ये जो ग्रंथ मुख्य रूप से पहले जो है हिंदी शब्द सागर जो एक ग्रंथ था, जो हिंदी शब्द सागर एक ग्रंथ था, उसकी भूमिका लिखी जा रही थी। यानी कि काशी नागरी प्रचारणी सभा ने इनको काम दिया था कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका आप लिख दीजिए। तो इन्होंने भूमिका को इतना बड़ा लिख दिया कि बाद में क्या है, जो क्या नाम है, नागरिक प्रचारणी ने क्या किया, इसको स्वतंत्र रूप से इस ग्रंथ को अलग से प्रकाशित कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे दोस्तों, यह हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है कि जिसमें क्या किया गया, जिसमें क्या सूक्ष्म व्यापक दृष्टि से विकसित दृष्टिकोण, स्पष्ट विवेचन, विश्लेषण और प्रमाणिक निष्कर्ष दिया गया है दोस्तों। इसके बाद हम आगे बात करेंगे दोस्तों, हिंदी साहित्य के 900 वर्षों का, जो हम बोलते हैं ना कि 900 वर्षों का समय जो है रामचंद्र शुक्ल ने अपने जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है उसके अंदर समेटा है। और इन्होंने 4 सुस्पष्ट कालखंडों के अंदर इस ग्रंथ को जो है विभाजित किया है 900 वर्षों के समय को। यानी कि 900 वर्षों के समय को हम मान सकते हैं, यानी कि 1000 ईस्वी से लगभग 1900 ईस्वी तक का समय है, जो कि 900 ईस्वी का 900 सालों का समय को, जो वर्षों के समय को इन्होंने 4 कालखंडों में विभाजित किया है। तो आगे हम बात करेंगे, देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या करते हैं, आदिकाल का जो समय है वो 1050 विक्रमी संवत से लेके और 1375 विक्रमी संवत तक मानते हैं दोस्तों। आगे जो हम बात करेंगे कि विक्रमी संवत और सन में क्या फर्क होता है, तो दोस्तों विक्रमी संवत के अंदर से 57 वर्षों का अगर समय घटा देते हैं तो ये सन निकल जाता है। और इसी के साथ सन के अंदर अगर सन दिया होगा तो विक्रमी संवत निकालना है तो 57 वर्ष का समय प्लस करना है, और आपने इसको विक्रमी संवत में बदल देना है। तो अगर कहीं भी लिखा हुआ विक्रमी संवत आता है तो उसको सन बनाना है, तो 57 वर्षों का समय जो है उसके अंदर से माइनस करना है, और जो समय आएगा वो सन के अंदर तब्दील हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, हिंदी शब्द सागर ग्रंथ की भूमिका के रूप में ये ग्रंथ जो है वो लिखा गया है। आगे हम बात करते हैं, इस ग्रंथ का जो आरंभ जो है सिद्धों की वाणियों से किया गया है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसके साथ क्या है, इसमें 1000 कवियों का जो परिचय मिलता है दोस्तों, है ना। इस ग्रंथ में क्या है, लगभग 900 वर्षों के इतिहास को समेटा गया है। तो ये
आज की कक्षा जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, और इसके अंदर हमने जो कुछ ग्रंथ जो राइटर थे जो इतिहास ग्रंथ के बारे में चर्चा की है, और ये ग्रंथ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपने कक्षा को क्या है शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों। इसके साथ जो कक्षा है वो ये हम डेली बना रहे हैं, आपने कक्षा को देखना है और कक्षा को लाइक और शेयर कर देना दोस्तों। इसके साथ आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करेंगे दोस्तों। कक्षा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर कोई बाद में कक्षा देख रहा है तो कक्षा को पक्का शेयर और लाइक कर देगा, है ना।